हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने मुगल एम्पायर का औरंगजेब के बारे में देखा था, है ना। सो अभी थोड़ा सा रिवीजन पार्ट करके फिर उसके आगे में हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि औरंगजेब का जो टाइम रूलिंग पीरियड था वो 1658 टू 1707 था, ठीक है। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे, ठीक है ना। और उसके बाद उनका जो नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। उसके बाद ऑन 31 जुलाई 1658, ठीक है ना, उन्होंने खुद को ही एज अ मुगल इम्पेरियर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद फिर जो उनका रूलिंग पीरियड जैसा रहा, ठीक है ना, वो 1658 टू 1707 तक था, ठीक है ना। उन्होंने अपना जो खुद का टाइटल लिया था, आलमगीर का टाइटल लिया था, जिसको एज अ वर्ल्ड कन्क्यूरर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 1636 औरंगजेब जो है वो वाइसराय अपॉइंट किए गए थे डेक्कन के, ठीक है ना। और उनके पास एक बहुत ही अच्छा मिलिट्री कैंपेन भी था, ठीक है ना। उसके बाद वो गुजरात के बलक, मुल्तान एंड सिंध के गवर्नर भी अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। उसके बाद 1669 टू 1670, ठीक है ना, ये जो टाइम पीरियड था उस टाइम में जट एंड बहुत सारे लोग जो थे, सतनामिन्स वगैरह, ठीक है ना, वो उनके अगेंस्ट जो है मतलब कि वॉर मतलब रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है ना। उनके अगेंस्ट, औरंगजेब के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो अपने मतलब कोर्ट में बहुत सारे हिंदूज को अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनको इतनी ज्यादा मतलब कि इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता उसमें, ठीक है ना। उतनी ज्यादा उनको पावर नहीं दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है मतलब जियाज़ा और नन मुस्लिम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कि अकबर ने हटा दिया था, उन्होंने वापस से री इंट्रोड्यूस कराया था। बहुत सारे हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉय करवा दिए थे, ठीक है ना। उन्होंने गुरु तेज बहादुर को मतलब एक पनिशमेंट के तौर पे मतलब उनको, है ना, फिर मतलब गुरु तेज बहादुर को उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे उनको मरवा दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने अल्कोहल, ग्लैम्बिंग एंड म्यूजिक जो है, ये सारी चीजें अपने एम्पायर से बैन करके रखी थी, ठीक है ना। उस टाइम पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था बहुत ही ज्यादा फेमस था, और मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी था उस टाइम पे, ठीक है ना। और जो मतलब बहुत ज्यादा बैटल्स जो होते थे उसमें बहुत ज्यादा, और उन्होंने जो है, ठीक है ना, इन द सेम टाइम शिवाजी द मराठा रूलर, ठीक है ना, और मराठा किंगडम जो है मतलब कि इंडिपेंडेंट के लिए उनके अगेंस्ट थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर the destruction of the Deccan kingdom was political blundered by औरंगजेब, ठीक है ना। जो डेक्कन किंगडम था वो मतलब औरंगजेब के जरिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि बर्बाद हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर, ठीक है ना, अब हम लोग उनका देखते हैं। जो उन्होंने हमने लास्ट में देखा था, उनकी जो डेथ हुई थी वो अहमदानगर में हुई थी फरवरी 1707 में। क्योंकि वो बीमार थे और बूढ़े भी हो गए थे, तो उनकी जो एज थी वो 88 की थी, ठीक है ना। उसके बाद जो उनके सक्सेसर रहे, ठीक है ना, सबसे पहले है शाह आलम, हाँ, ब्रदर शाह आलम, ठीक है ना। उन्होंने फिर उसके बाद फिर बहादुर शाह वन, इन लोगों ने उनको सक्सेस किया, ठीक है। आज जो हमारा बेसिक स्टार्ट है, ठीक है ना, औरंगजेब के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन पॉलिसीज कैसी थी, ठीक है। तो देखते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ हिज रीजन औरंगजेब प्रोहिबिटेड द कलमा being inscribed on coins, ठीक है ना, as it is stumbled underfoot or be defined while passing from one hand to another, ठीक है ना। औरंगजेब banned the festival of Norwich as it was considered as the journalism practice favored by the Safavid rulers of Iran. Orange appointed Mutabis in all the provisions. Their major work was to see the people live their life according with the Sara. तो औरंगजेब स्टार्टिंग में अपने रीजन में क्या करते हैं कि जो कलमा होता है, ठीक है ना, एक मतलब मुस्लिम का एक मूल मंत्र होता है, वो जो है कॉइन्स पे मतलब कि प्रोहिबिट बैन कर दिया गया था। आप कॉइन्स पे उसे नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि उनको मतलब वो पैरों के तले कुचल जाने का, ठीक है ना, उनको प्रॉब्लम होता, ठीक है ना। और भी डिफाइंड बाय पासिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, ठीक है ना।
उसके बाद उन्होंने एक फेस्टिवल भी बैन करवा दिया था, ठीक है ना, नौरोज, ठीक है ना, एज इट वाज कंसिडर्ड एज ए जोनारिजन प्रैक्टिस फेवर्ड बाय द, ठीक है ना, उन्होंने ये फेस्टिवल भी बैन करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने मुस्ताबिस को है अपने प्रोविजन पे अपॉइंट किया था। उनका जो मेजर वर्क था, मुस्ताबिस कौन होते हैं, ठीक है ना, ये मार्केट सुपरवाइजर रहते हैं, ठीक है ना, ये मार्केट सुपरवाइजर रहते हैं, उनको अपने कोर्ट पे मतलब कि अपॉइंट करते हैं। उनका जो मेजर वर्क रहता है, उनको पीपल को देखना रहता है कि वो अपना लाइफ जो है मतलब रूल्स के हिसाब से, सारा के हिसाब से चल रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो मुताबिस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंश्योरिंग दैट द थिंग्स, ठीक है ना, वो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे विच वेर फोरबिडन, जैसे कि इंटॉक्सिन्स एंड ग्लैम्बिंग जो था ये सब नहीं करना था, तो इन सब चीज़ों को उनको देखना था, ठीक है ना। और मतलब कि कोई भी जो है डिसोबे नहीं करे इन सारी रूल का, तो ये सब चीज़ों के लिए उनका वर्क था और ये सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब आर्किटेक्ट क्या था औरंगजेब में, ठीक है ना, अनलाइक हिज फादर, मतलब वो अपने फादर की तरह बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो औरंगजेब थे वो, उनको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था आर्किटेक्चर में। औरंगजेब कंसिडर स्मॉल मार्बल मॉस्क्यू नोन एज ए मोती मस्जिद, ठीक है ना, उन्होंने एक बहुत ही छोटा स्मॉल मार्बल का एक मॉस्क्यू बनाया था, जिसे हम लोग जिसे मोती मस्जिद और पर्ल मॉस्क्यू कहा जाता है, इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली, ठीक है ना, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में यानी लाल किले में, है ना, उनको बनवाया था। ही ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बादशाही मॉस्क्यू, उन्होंने ऑर्डर दिया था मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए बादशाही मॉस्क्यू को इन लाहौर, ठीक है ना। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क्यू इन बनारस, और उन्होंने बनारस में भी एक मॉस्क्यू बनवाया था, ठीक है ना। द इम्पीरियल औरंगजेब डिड नॉट इनकरेज मुगल पेंटिंग, ठीक है ना, जो औरंगजेब थे वो मुगल पेंटिंग को उतना ज्यादा इनकरेज नहीं करते थे। एंड ओनली फ्यू पोर्ट्रेट सर्वाइव फ्रॉम हिज कोर्ट, और कुछ ही जो पोर्ट्रेट्स थे उनके कोर्ट में सर्वाइव थे। मोस्ट ऑफ दीज कॉम्प्लाइज्ड इन द कोल्ड एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ शाहजहां, ठीक है ना, जो बहुत सारे जो थे, ठीक है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ किया था। एंड वाइल द आर्ट फॉर्म हैड गैदर्ड सफिशिएंट मॉन्यूमेंट टू इनवाइट पॉटिजेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट मुस्लिम हिंदू एंड सिख्स लाइक इन लाइक alike the absence of strong imperial backing ensured in the decline of the art form, ठीक है ना। मतलब ले देखिए उनको उतना ज़्यादा उनको पेंटिंग में नहीं था इंटरेस्ट, ठीक है ना, और उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने नहीं करवाया था। अब बेसिकली हम लोगों ने औरंगजेब का एक पूरा बायोग्राफी देख लिया, ठीक है, उनके अंदर रिलीजन पॉलिसीज जो थे वो देख लिए, ठीक है, उनको पेंटिंग में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, आर्किटेक्ट देख लिया, ठीक है ना। अब और कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद से या फिर औरंगजेब के टाइम से मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ मेजर स्टेप्स थे, ठीक है ना, जैसे कि बिगनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर कैन बी ट्रेस्ड टू द स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ औरंगजेब, है ना, जो औरंगजेब जो था और उसी के टाइम से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब लेफ्ट द एम्पायर विद मेनी प्रॉब्लम्स अनसॉल्व, ठीक है ना, बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम को छोड़ के वो चले गए थे, ठीक है। दिस सिचुएशन वाज फर्दर वर्जनड बाय द रूनियस वॉर्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है ना, मतलब कि जो सिचुएशन था वो बहुत ज्यादा बिगड़ते चला गया, खराब होते चला गया, मतलब उनके सक्सेसर के बीच में हमेशा लड़ाई होते चला गया, ठीक है ना, उनके डेथ के बाद, ठीक है। उसके बाद मतलब कि Aurangzeb's religious policy was largely responsible for the downfall of the Mughal Empire, ठीक है। उनका जो religious policy था ना वो मुगल एम्पायर का डाउनफॉल के लिए मतलब गिरने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था। His policies of religion persecutions of Hindu who was formed the bulk of the population, ठीक है ना, उन क्योंकि हिंदू बहुत ज्यादा बल्क में थे तो उनके वजह से ही मतलब था, ठीक है ना, और hastened the fall of his dynasty, ठीक है। Aurangzeb's long absence from the capital had given a reign to disorder in the north, ठीक है ना, उनके बहुत ज्यादा मतलब कैपिटल में नहीं होने के वजह से, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम था, ठीक है ना, वो
डिस्ट्रॉय होते गया। द जैट हैड राइजन नियर अबाउट द आगरा, ठीक है ना, जो जैट थे वो खड़े हो गए। द राजपूत वेयर इन ओपन रिबेलियंस, ठीक है ना, जो राजपूत थे वो खड़े हो गए। द सिख्स चैलेंज द मुगल अथॉरिटी इन मुल्तान, सिखों ने मुगल एम्पायर मुगलों को मतलब कि चैलेंज किया था मुल्तान में, ठीक है ना। द मराठास इन द डेक्कन्स एंड, जो मराठास थे उन्होंने क्या करा कि उनको, है ना, शहर को लूटना शुरू कर दिया, ठीक है ना, और मतलब बर्बाद, फील्ड को बर्बाद करना शुरू कर दिया, विलेजेस को, ठीक है। जो औरंगजेब का डेक्कन पॉलिसी था, द डेथ ब्लो ऑफ द मुगल एम्पायर, जो डेक्कन पॉलिसी था उसे उसके बाद हिज डेक्कन पॉलिसी कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सम ऑफ देयर बेस्ट सोल्जर्स, ठीक है ना, उनका जो डेक्कन पॉलिसी था उनके जो बेस्ट सोल्जर्स थे उनका बर्बादी का कारण बना, ठीक है ना। और उसके बाद जब फॉरेन इन्वेंशन हुआ तो उस टाइम पे भी फिर बहुत ज्यादा मुगल एम्पायर को इफेक्ट पड़ा। अ सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेंशन अफेक्टेड मुगल एम्पायर वेरी बैडली, अटैक बाय नादर शाह एंड अहमद शाह अबादली, विच वेयर देमसेल्व्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वीकनेस ऑफ द एम्पायर, ठीक है ना। जो लोगों ने उन पे अटैक, मतलब मुगल एम्पायर पे अटैक करना शुरू किया तो ये वीकनेस बनते चला गया, ठीक है ना। एम्पायर खाली होते गया, इनका इनका जो हेल्थ वेल्थ था वो खाली होते गया, उनका जो इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्री था इन द नॉर्थ वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मिलिट्री पावर कंप्लीटली बर्बाद हो गया था, ठीक है ना। द इमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश चैलेंज टुक अवे द लास्ट होप ऑफ द रिवाइवल, ठीक है ना। और जो ब्रिटिश जो थे वो कंप्लीटली लास्ट में जो वो खत्म कर दिया उनको, ठीक है ना। तो ये मुगल एम्पायर खत्म होता है। उसके बाद क्योंकि अब फॉरेन इन्वेंशन आ जाता है तो हमारा जो है यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के तरफ। सो होप फ्रेंड्स, पहले हम इस पे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, फिर मुगल एम्पायर पे कंप्लीट रिवीजन रहेगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद 30 to 50 क्वेश्चंस रहेगा। कल नेक्स्ट वीडियो हम इस पे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा ऑरेंजेब पे एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। उसके बाद मुगल एम्पायर पे कंप्लीट रिवीजन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड बढ़ेंगे। तो सो होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।